बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। आज आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 7वें और आखिरी चरण का मतदान आज जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान, बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट पर आज वोटिंग हो रही है। साथ ही हिमाचल की 4 सीट, झारखंड की 3, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आज 7वें और आखिरी चरण में मतदान। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि कौन कौन सी वो 13 सीटें हैं जहां पर मतदान चालू है। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया में वोटिंग और गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में आज मतदान है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चालू है और कुछ ही घंटों बाद 7वें और आखिरी चरण का जो वोटिंग है वो बंद हो जाएगा और इसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 इसी के साथ 7वें और आखिरी चरण के साथ संपन्न हो जाएगा। हिमाचल की 4 और पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर आखिरी चरण में आज मतदान है। तो 7 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी को मिला के 8 राज्यों में कुल 57 सीटों पर वोटिंग है। देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया में भी वोटिंग लगातार जारी है। गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में भी मतदान चालू है। तो आखिरी चरण के लिए आज मतदान है। 8 राज्य, 57 सीट पर आज चुनाव है और 4 जून को फैसला आएगा। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर, पंजाब की 13 सीटों पर मतदान है। तो बिहार की 8, चंडीगढ़ की 1 सीट पर लगातार वोटिंग जारी है और कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही घंटे बचे हैं जब आखिरी चरण का चुनाव भी संपन्न हो जाएगा और इसके बाद इंतजार रहेगा तो परिणाम का, और वो 4 जून को वो परिणाम का दिन भी आएगा और इसके बाद उसका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की देवरिया, बांसगांव, घोसी सीट पर लगातार वोटिंग जारी है। तो 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। कुछ घंटे बचे हैं जब वोटिंग प्रक्रिया रुक जाएगी और इसी बीच आपको कुछ राजनीतिक बयान भी आपको सुनवाते हैं। हर कोई ये बात जान चुका है कि लोकतंत्र की ताकत है और हमारे एक वोट की ताकत है, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना है और भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। तो कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेगा और सब लोग जानते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमको यही अपना मतदान करके ही हम बना सकते हैं। यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने शहर वापस आया हूँ टू कास्ट माई वोट, कास्ट माई राइट, और ये हमेशा हमें करना चाहिए। 2024 लोकसभा इलेक्शंस, यही बोलना चाहता हूँ कि पहली बार मुझे भी याद है, 18 साल का था, पहली बार वोट दिया था, साइकिल पे गया था, घर के पास ही पोलिंग स्टेशन था। तो आई थिंक वो एक्साइटमेंट रहती है 18 ईयर ओल्ड को, आपको एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट होती है कि आप। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं वहां पर। मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल
चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए, ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे, क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके, जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, कल बोले तो टुमारो
तो समय मांगा है, इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है, हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है तो, और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो, मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं, और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है। ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार, थैंक यू। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। गुड गुड, थैंक यू एवरीवन। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब की सीटों पर वोटिंग हो रही है। पंजाब में 13 सीट पर वोटिंग, उत्तर प्रदेश में 13 सीट पर वोटिंग, और ये लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरदासपुर, जालंधर, और ये पंजाब की वो 13 सीटें हैं जिन पर वोटिंग चालू है। गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, खडूर साहिब, होशियारपुर, ये 13 सीटें पंजाब की जहां पर वोटिंग प्रक्रिया चालू है, वोटिंग चालू है। तो ये पंजाब की 13 सीटें हैं जिस पर वोटिंग चालू है। तो गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, बठिंडा, आनंदपुर साहिब, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, खडूर साहिब, होशियारपुर। तो अब आपको उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चुनाव है
आपको वो बता देते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज वोटिंग प्रक्रिया चालू है, वोटिंग चल रही है। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव, आपको बताते हैं वो 13 सीटें कौन कौन सी हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, गोरखपुर, मिर्जापुर, घोसी, महाराजगंज, गाजीपुर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर। तो ये 13 सीटें हैं जिन पर वोटिंग चालू है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, यहां से वो प्रत्याशी भी हैं। वाराणसी, गोरखपुर से रवि किशन, फिर मिर्जापुर, फिर घोसी, और यहां पर लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 13 सीटें जिन पर आज 7वें और आखिरी चरण का चुनाव। और इसमें बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। 57 सीटों की बात करें, जिन 57 सीटों पर आज चुनाव है उनमें बिहार, चंडीगढ़ की 1, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब की 13 सीट, उत्तर प्रदेश की बची हुई 13 सीटों पर चुनाव, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव, और ये भी निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और पंजाब की लोकसभा सीट यानी 13 सीटों पर वोटिंग है। और ये उत्तर प्रदेश की हम 13 सीटें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, घोसी, महाराजगंज, गाजीपुर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज और कुशीनगर। तो ये वो सीटें हैं जिन पर वोटिंग चालू है और कुछ ही घंटे बचे हैं जब वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद वोटिंग रुक जाएगी। जिन पर वोटिंग चल रही है ये 13 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग की जा रही है। आप देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर कई दिग्गज नेता वोट करने पहुंचे हैं। गोरखपुर में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं, वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय, मिर्जापुर में तो इस बीच कुछ राजनीतिक बयान भी हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। अपने पैतृक गांव विजयपुर में मोबाइल नीचे ले लो भाई, अरे यार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारत और ये देश का चुनाव है और वो अपने मुद्दों पे जो जनता का मुद्दा है उसके लिए वोट डाल रहे हैं, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है। बिल्कुल, मेरा भी सुबह से हम भी अपने क्षेत्र में ही हैं और अभी फिर वही वोट डाल के फिर वही जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से मिल रहा है। चुनावों में भी मिला है। पूरे जो हमारी चुनावी प्रक्रिया थी
और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि वो वोटों में तब्दील होगा, विकास की जीत होगी। विक्रमादित्य सिंह की नहीं मगर मंडी संसदीय क्षेत्र के 14 लाख लोगों की जीत होगी और मिलकर हम विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि मतदान करने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। सुबह ही 7 बजे के उस तो आगे बढ़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मिर्जापुर से कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिर्जापुर में वोटिंग प्रक्रिया लगातार चल रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश से जुड़ गए हैं। कमलेश, सुबह से वोटिंग हो रही है लगातार और अभी तक जिस तरीके से आप जा रहे हैं और धरातल पर जहां वोटिंग प्रक्रिया हो रही है वहां पर देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं आप? वोटिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है, क्या माहौल था पूरा दिन का? देखिए, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग स्टार्ट हो गई थी सभी बूथों पर। यहाँ पर जो है कि 2143 बूथ बनाए गए हैं पूरे मिर्जापुर जिले में। 21 बूथों पर भी सभी लोग मतदान कर रहे थे। वही 3 गांव ऐसा है जो कि बहिष्कार करने के लिए लोग प्रेरित हो गए थे, बहिष्कार भी किए हैं, लेकिन शाम होते होते 3-4 बजे के आसपास में वहां की जनता ने मान ली। प्रशासन गए, उनको समझाए बुझाए, प्रशासन की बात सुन के जनता ने, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग अपना मतदान शुरू कर दिया है। वही बता दें, इस समय जहां मौजूद है ये भी उसी आंकड़े में से 2143 जो बूथ संख्या उसी से एक ये गांव बीरपुर का है, प्राथमिक पाठशाला जहां पर मौजूद है। यहाँ पे जो सामान्य स्थिति बन चुकी है, क्योंकि सुबह से ही मतदान सब लोग देते आ रहे थे कि शाम का वक्त हो गया। शेष हमारे पास 30 मिनट के और बचे हुए। 30 मिनट में थोड़ी कुछ लोग आ रहे हैं, मतदान अपने दे के जा रहे हैं। 30 मिनट के बाद यहाँ से जो भी बटन की जो पेटियां है बूथ स्थल के, वो सब पैक किए जाएंगे और हमारे यही नजदीकी स्कूल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पे जमा किए जाएंगे। अब जितने लोग यहाँ पर चुनाव दें, सबके हाथ में यहाँ के प्रत्याशी जो उतरे, सबके जो है प्रत्याशियों की तकदीर उनके हाथ में है। 4 तारीख को मतगणना होगी। मतगणना के बाद सिर्फ जो प्रत्याशी उतरे हैं उनके सर पे ताज पहनाया जाएगा। यहाँ की जनता बहुत रुझारू है, बहुत मेहनती है और सुबह से धूप भी लगा, छांव भी लगी, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मतदान किए। यही बात आज कमलेश यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था कि जिस तरीके से गर्मी का एक अलग ही अपना एक समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वोटिंग करने के लिए क्या जो वोटर है वो घर से बाहर निकल रहा था, सड़कों पर चहल पहल थी और वोटिंग परसेंटेज ये बता रहे हैं कि लगभग 49% के आसपास मिर्जापुर में वोटिंग हुई है। तो मतदान करने जो वोटर हैं, क्या वो उस संख्या में या उस तरीके से उस हाव भाव से बाहर निकल कर वोटिंग के लिए जा रहे हैं या बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ धूप? देखिए, बता दें कि कल जो 31 तारीख था, कल जो है कि इतनी धूप थी कि लोग घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे थे। और कल की डेट में जो है कि वहाँ जो है कि सिपाहियों को रवाना किया गया, हर बूथ पर जाने के लिए ड्यूटी लगाए गए थे। उनकी 13 लोगों की जो मौत हो गई है, उसमें यहाँ की जनता के अंदर एक दहशत जैसी फैल गई है कि कल ऐसा न हो कि इतनी धूप पड़े, हम लोग मतदान देने के जाए, ऐसा न हम लोग के साथ भी कोई हादसा हो गए। लेकिन यहाँ से जो प्रकृति का एक आशीर्वाद जैसा लोगों को मिला है कि आज सुबह से ही मौसम एकदम बिल्कुल अच्छा था, लेकिन गर्मी का प्रकोप घटने का नाम नहीं लेता। फिर भी जनता क्या है, गर्मी में भी जूझते हुए मतदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करके मतदान किए हैं। ठीक है, कमलेश आप हमारे साथ बने रहेगा, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी बलजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं पटियाला से। बलजीत, आज पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीट पर आज वोटिंग चल रही है, क्या कुछ माहौल रहा पूरा दिन का? क्या वोटर बाहर निकलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोट करने में, या वोटिंग परसेंटेज के जमीनी माहौल पर आप लगातार बने हुए हैं, क्या कुछ माहौल था? जी शुभम जी, बात करिए वोटिंग को लेकर, जैसे कि तड़पती धूप पड़ रही थी, कल कई कर्मचारियों को भी वहां पर चक्कर आए जबकि बूथिंग पे जाने के टाइम में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बढ़ोतरी है, इस टाइम की बात करें तो 55% के लगभग जो की वोटिंग हुई है पटियाला जिला के अंदर में। लेकिन कहते हैं ना, तो अक्सर देखा जाता है कि वोटिंग के टाइम में, लेकिन बारिश धूप हो रही थी, धूप के कारण कई वोटर जो ना घर से नहीं निकल सके। लेकिन जो हर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ना उनको घर से आने जाने के साधन भी किए गए थे पार्टियों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटरों की कमी देखने को मिली।
बलजीत, कुछ ही घंटे बचे हैं, मतलब कुछ मिनट कह लीजिए, मिनट बचे हैं जब वोटिंग प्रक्रिया रुक जाएगी और 13 की 13 सीटों पर चुनाव हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से 13 सीटों पर चुनाव, और वहां पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, वहां तो गठबंधन भी नहीं है, वहां का क्या माहौल है, किसका बोलबाला है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, कैसा था पूरा दिन का चुनाव? की बात करिए जो तड़पती धूप में जो वोटर को, वोटर के लिए से जो की बात कर लिए, जैसे कांग्रेस से ला लिए डॉक्टर गणेश गांधी को मैदान पे उतारा गया था, अकाली दल से इनके शर्मा को उतारा था, तो महारानी परनीत कौर को बीजेपी ने उतारा हुआ था। वही बात करें जो सेहत मंत्री है पटियाला के, उनको डॉक्टर बलवीर को, जो कि अभी एमपी सीट से जो कि मैदान में उतारा आम आदमी पार्टी में। पंजाब बात करेंगे, बाकी जगह में गठबंधन जरूर हुआ, एनडीए की सरकार बनी, मगर कहीं ना कहीं देखने को पंजाब में इनका गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे कि हर महिलाओं को 1000 दिया जाएगा, 26 महीने हो गए लेकिन अभी तक जो पैसा नहीं दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाएगा बीजेपी का तो विरोध हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भी जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उनके भी विरोध देखे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं बलजीत, सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी वहां पर अलग चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रहा है, जबकि दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो पीछे मुख्यमंत्री केजरीवाल भी खड़े हुए थे। मेरा सवाल यह है कि वोटर के मन में क्या है, क्या आपने वो समझने की कोशिश की वोटर के मन में क्या है? क्या वो अगर दिल्ली देखता है तो देखता है कि गठबंधन है, लेकिन जब पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग करने जाता है तो वो बड़ा क्या वो कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है वोटर के मन में कि यार दिल्ली में तो ठीक है, दिल्ली में तो एक साथ हैं, लेकिन पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन की स्थिति भी क्या वोटर के मन में पैदा हो रही? लेकिन हम करिए, हम जब जीरो ग्राउंड पे भी जाके जब पब्लिक से, आम जनता से भी बात की थी, उन्होंने यही कहना है, कहते ये सब एक है बीच से, लेकिन कहीं ना कहीं जो चेहरा, जो नकाब एक अलग हुआ है, क्योंकि पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अंदर से, बाकी जगह में स्टेटों में इनका गठबंधन हुआ है, लेकिन पंजाब में अलग अलग है। डॉक्टर गांधी जो पहले ही साबका एमपी रहे हैं, उनको उम्मीदवार उठाएगा कांग्रेस में, वो साफ सुथरे छवि वाले हैं, उनकी तरफ जो रुझान है जो वोटरों का, उनकी तरफ से ज्यादा देखा जा रहा है। लेकिन बात करें कहीं ना कहीं जो जनता की बात करें, जनता कंफ्यूज है कि कल ये ना हो सके कि क्योंकि जो वादे किए हुए थे आम आदमी पार्टी ने, जो महिलाओं में रोष देखने को मिला जी, आम आदमी पार्टी ने 26 महीने में कोई वादा नहीं पूरा किया। बलजीत, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके पास फिर आऊंगा, हमारे सहयोगी मिर्जापुर से कमलेश लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां पर जब वोटर वोट करने जा रहा होगा, आपने क्या किसी से बातचीत करने की कोशिश की कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आखिरी चरण की वोटिंग भी है और एक तरीके से वोटर के मन में भी एक कश्मकश है। क्या आपने जानने की कोशिश की, समझने की, बातचीत करने की कोशिश की, उसके मन में क्या है, क्या मुद्दे लेकर के वो वोटिंग करने जा रहा है, और बाकी का वहां पर प्रशासन को लेकर क्या मुस्तैदी थी, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी आपके पास? देखिए, हमने लोगों से बातचीत की तो वोटर जो है वोट देने के दौरान कई जगह ऐसे गए जहां पर उनको पानी की मुहैया नहीं कराए, कुछ जगह जो बिल चेयर्स भी नहीं लगाई, जबकि उन लोगों का कहना है वोटरों का कि सरकारी तरफ से बिल चेयर्स और पानी की व्यवस्था की गई। एक दिन पहले इतना बड़ा हादसा गर्मी के प्रकोप के कारण यहाँ पर हो चुका है, फिर भी प्रशासन कुछ यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। वही कुछ वोटरों से मैंने बात करी कि बताइए कि आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दे पर आपने जोर दिया है, तो उन्होंने मुझे सीधे बताया कि यहाँ पर बेरोजगारी है, बिल्कुल शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही, 10 साल से जो सरकार यहाँ पर बनी है इस तरह से यहाँ पर लोगों को रोजगार बिल्कुल नहीं मिला है। हम इन मुद्दों पर जो वोट देने आए हैं ताकि हमारी कोई दूसरी भी सरकार बने और वो जो हमारी बिल्कुल इन मांगों को पूरा करे, बेरोजगारी खत्म करे और शिक्षा व्यवस्था करे। वही बात करते हैं कि महिलाओं से हमने बात करी, महिलाओं ने भी यही मुझे जवाब दिया कि हम लोग बेरोजगारी पर ही वोट ज्यादातर दे रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था पर दे रहे हैं। और युवा जो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसका जिक्र लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया भी करते हैं, कहते हैं युवा बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है, लेकिन जिस तरीके से योगी और मोदी का कानून व्यवस्था है और एक तरीके से विकास का मॉडल दिखा, क्या वो जो फैक्टर अखिलेश यादव लगातार तमाम रैलियों में जाकर उठा रहे थे, क्या वो जमीन पर उसका असर दिखाई दिया? क्या युवा जब वोट करने जा रहा था उसके मन में ये सारी चीजें थी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार अपनी रैलियों में जिक्र करते रहे? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से जो नौजवान थे यहाँ पर, युवा थे जो मतदान करने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो भी बयान दिया है
बहुत ही अच्छा दिया, क्योंकि उनके कार्यकाल में हम लोग को नौकरी आसानी से मिल जाती थी, बराबर निरंतर वैकेंसी निकलती जा रही थी। लेकिन 10 साल की सरकार बनी हो जाती तो कोई वैकेंसी निकली नहीं। अगर वैकेंसी निकलती है तो जो पेपर जो लीक कर दिए गए, लीक करने के बाद कोई वैकेंसी नहीं हो गई, हम लोग डिग्री लेकर घर बैठे हैं, कोई अभी तक हमें कोई भी नौकरी नहीं मिले। और यही समाजवादी पार्टी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि जो है कि उनके कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा लिया गया, इनको जबरन धमकी दे गई। यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी रमेश बिंद है, उन्होंने सीधे अपने लेटर पैड पर लिख कर भेजा गया है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जिगना थाने में और किसी थाने में बैठाया गया है। वही के कार्यकर्ता यहाँ पर समाजवादी पार्टी से है परवेज खान, जो कि बीती रात में उनके घर पर कुछ पुलिस वाले जाते हैं, उनको शायद किसी पूछताछ करने के या फिर उनको थाने बुलाने के लिए। वही मौजूद रमेश बिंद ने मेल के साथ में बाद में बात खत्म होने के बाद जो है कि पुलिस वाले अपने थाने वापस गए, उन लोगों को बेइज्जत वहीं पर छोड़ दिया। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी एक एक आवाज उठाई जा रही है कि जो है कि अभी कुछ ऐसे गांव है जहाँ पर 1 घंटे तक मशीन बंद पड़ी मिली है। और वही बात करें कि थाना विंध्याचल के अंतर्गत में कोयरान एक गाँव है, कोयरान गाँव में जो है कि जो मतदान करने जा रहे हैं उनका पहले से ही मतदान हो चुका रहता है। कई लोग ऐसे 10-15 लोग ऐसे जो निकले हैं जो कि उनका मतदान पहले से हो चुका होता है, वहाँ जाते हैं तो उनके जो साइन की जाती है वहाँ पूरी कर दी जाती है। वही बात करें कि हलिया के पास में एक महिला ऐसी गई प्राथमिक स्कूल में मतदान देने के लिए, वहाँ पर उनका डेट दिखा दिया है कि वो महिला इसमें मर चुकी है। बिल्कुल महिला इस समय मृत अवस्था में यहाँ पर है, लेकिन महिला जाके करे कि हम तो मरे ही नहीं है, हम तो जिंदा है, लेकिन हमारी जगह से क्यों मेरा वोट काट दिया गया है। ऐसे ऐसे कुछ सूचनाएं जगह जगह मिर्जापुर में से सामने आ रही है। ठीक है, बलजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव है और जैसा कि हमने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में एक साथ है लेकिन पंजाब में नहीं है, तो क्या वो तलखी, वो तेवर भी थोड़ा जमीन पर दिखा कि कांग्रेस के नेता एक अलग अंदाज में और आम आदमी पार्टी के अलग अंदाज में दिखे? क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाए हुए हैं, जिस तरीके से उनके कई बयान भी सामने आए, क्या वो जमीन पर वो दिखाई दे रहा है? क्या लड़ाई किसके बीच है? क्या कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी के बीच में लड़ाई आप कहां देखते हैं? वोटर क्या सोचता है? जी, वोटर की बात करिए, जो पटियाला की बात करिए, जो वोटर की बात करिए, क्योंकि जो बादल के साथ से जो साबका मुख्यमंत्री थे श्रोमणी अकाली दल से जो प्रकाश सिंह बादल थे, वो पहला बीजेपी के साथ इनका गठबंधन लंबे समय तक चला, लेकिन उनकी मौत होने के कारण हम बीजेपी भी अकेली पंजाब में उम्मीदवार अकेली सीट पर लड़ रही है। वहीं बीजेपी अकाली दल भी अलग है, आम आदमी पार्टी भी अलग देश से अपना चेहरा उतारा हुआ है। वहीं पर बात करें महारानी परनीत कौर भी, जो कि पहला कांग्रेस के सांसद थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार के तरफ से उठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जो जनता की बात करें, जनता अभी भी कंफ्यूज है। अगर कल अकाली दल पंजाब में सीट लेता है, क्या वो बीजेपी के यू टर्न करेगा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस लेती है? क्या इनका गठबंधन होगा? कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लंबे समय से जो कि आम आदमी पार्टी के बाकी जगह में पंजाब में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सवाल खड़े होते हैं कि जनता कंफ्यूज है कि हम वोट किसको डाल रहे हैं। बलजीत, चुनाव, अब मैंने कहा कि कुछ ही मिनट बचे हुए हैं जब चुनाव खत्म हो जाएगा, ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आपने वोटर से बातचीत करने की कोशिश की? उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वो वोट देने के लिए आगे बढ़े हैं? क्या कुछ उनका मन टटोलने के बाद आपको समझ में आया कि चुनाव ये किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे जा रहा है, या एक तरीके से पूर्वानुमान लगाया जा सके? फिर बात करिए, जब कांग्रेस सरकार थी, जो 10 साल कांग्रेस रही, 10 साल अकाली सरकार रही थी, नौजवानों ने जिन्होंने वोट दिए थे, लेकिन कई अपनी मांगों को लेकर वो अपने आगे हक के लिए आते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, तो उनको डंडे मारे जाते थे, उनको खदेड़ा जाता था। यही बात आम कांग्रेस में भी थी। जब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे, उन्होंने भी हक मांगने जा रहे थे, हमको रोजगार दो, हमको पढ़ाई लिखाई करो, लेकिन वहां तक भी डंडे मारे गए। लेकिन मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने जब सत्ता में आने से पहले कहा था कि हमने किसी लड़की के ऊपर से चुन्नी नहीं उठाने देंगे सीट पे, उनके हरा पैंट चलेगा। लेकिन कहीं ना देखा जाए, जो पहली बार हुआ, जो चोट जाप्ता लगने के बाद भी, जो चलता चलता लगने के बाद भी जो धरना प्रदर्शन चालू रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता कंफ्यूजन है कि कौन जीतेगा। अब ये देखना होगा जनता की कि कौन से उम्मीदवार के ऊपर में ताज सकता है।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील तिवारी भी गाजीपुर से जुड़ गए हैं। सुशील, गाजीपुर में आज पूरा दिन चुनाव मतदान प्रक्रिया कैसी रही? वोटर के मन में क्या था? क्या कुछ जमीनी धरातल पर क्या कुछ एक्टिविटी थी, आप बताइए। शिवम, अगर गाजीपुर जिले की बात करें तो सुबह से ही अगर हम कहें वोटिंग के लिए भारी तादाद में लोग आए और युवाओं में हम कहें कि जो पहली बार वोटिंग कर रहे थे लोग काफी खुश थे। और मैं बात कर रहा हूं जो कि अगर शिवम जी मैं आपको बताऊं 5 बजे तक गाजीपुर जिले में 53% लोगों ने मतदान किया है। और सीधे मैं आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों ने किस मुद्दे पे मतदान किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिंह है और हम यहाँ पे विकास को वोट किए हैं और यहाँ से हम श्री पारसनाथ राय जी को वोट करके दिल्ली पहुंचा के गाजीपुर को ज्यादा से ज्यादा विकास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2019 के बाद से यहाँ के सांसद रहे अफजाल अंसारी ने विकास के नाम पे शून्य था गाजीपुर जनपद। विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। आपका नाम क्या है? आपने किस मुद्दे पे वोट किया? जी, विवेक सिंह मेरा नाम है। मैंने भी विकास को भी वोट किया है क्योंकि हमने जो 2014 से लेकर 19 तक देखा है, फिर हम चाहते हैं कि 2024 से लेकर 2029 तक वही कार्य हो। चेहरा अलग है लेकिन किस मुद्दे पे वोट किया आप? बस विकास के कार्यों को देख के मैंने भी वोट किया। विकास की शिवम यहाँ पे बात हो रही है। और अगर गाजीपुर जिले की बात करें तो यहाँ पे सीधा मुकाबला है। अब बीजेपी से पारसनाथ राय हैं। सुशील, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल हम चलेंगे कमलेश कुमार के पास। कमलेश, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मिर्जापुर में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी में एक कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, क्या वो टक्कर जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है? और क्या कुछ पूरे दिन की गर्मी की वजह से क्या समस्याएं रही प्रशासन की तरफ से? वोटरों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? जो बुजुर्ग थे उनके लिए क्या व्यवस्था थी, उसको लेकर बताइए, क्या जानते? वोटरों से हमने बात करी है, खुद हमने जाकर देखा है कि कहीं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं पंखे की व्यवस्था नहीं की गई है, कहीं धूप भी लगे हैं तो लोग धूप में भी खड़े थे, छाव में भी खड़े थे। गर्मी कितना प्रकोप था कि लोग गर्मी में भी, महिलाएं को हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर लाइन लगी थी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि हमने 1 से 1.5 घंटे जो कि लाइन में लगे, अभी तक मेरे पास कोई पानी तक नहीं पूछने आया कि हम भी एक घर की महिला है, हम एक बच्चों को लेकर लाइन पर लगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मतदान करें, लेकिन मतदान हम किसके लिए कर रहे हैं? एक अपनी सरकार बनाने के लिए कर, लेकिन सरकार को एक बार हमको जरूर देखनी चाहिए कि हम मतदान करने आए हैं, हमको कम से कम पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे तो कई पुरुषों ने, कई बूथों पर हम देखे पुरुष भी बोले हैं, महिलाएं बोले, कुछ कमियां नजर आई है। वही बात करें कि जो आपने कहा है कि जो कांटे की टक्कर जो चल रही है शहर के अंदर एकदम बराबरी पर रमेश बिंद और सांसद ये वर्तमान जो है अनुप्रिया पटेल की, दोनों की घोड़ा एकदम जो है कि बराबर रेस कर रही है। अब ये रेस जो है 4 तारीख को लोग खत्म हो जाएगा। जो जिसका घोड़ा सबसे आगे जाएगा उन्हीं के घर पर बैंड बाजा और सहनाइयां बजेगी। वही बात करें तो इस समय हम गाँव में भी मौजूद है। गाँव के प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में इस तरह से मतदान आते ही हमने यहाँ के लोगों से जानकारी ली, बताया कि उन्हें अच्छे तरीके से मतदान हुआ, कि यहाँ पे कोई भी कमियां नहीं आई हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जितने लोग थे मतदान अच्छे से किए हैं और अपने घर गए हैं। क्योंकि ये समय अब धीरे धीरे ढलता जा रहा है, 1 घंटे या पौन घंटे और बाकी जिसमें की मतदान की जो है सीमा समाप्त हो जाएगी, इसलिए भीड़ इस समय बिल्कुल कम है। लेकिन सुबह भीड़ बहुत ज्यादा थी और 2 बजे के बाद से लेके 5 बजे के बीच में भीड़ बहुत थी, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण के लोगों के अंदर भी रुझान एक देखा, एक उत्साह अलग से देखा गया। वो भी मतदान करने के लिए प्रेरित थे और मतदान करने के लिए खुशी उनके अंदर थी कि ये कई महीनों से हर जगह जो है कि प्रचार प्रसार चल रहा था, लेकिन जो 7वें चरण का मतदान है, आज वो इंतजार की घड़ियां लोगों के बीच में खत्म हो चुकी है। वही घर से बाहर लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, महिलाएं पुरुष समस्त अपना। ठीक है कमलेश, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम सुशील के पास चलेंगे। सुशील, देखिए करने के बाद उत्तर प्रदेश की जिन 13 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें गाजीपुर एक हॉट सीट के लिए जानी जाती है। हाजीपुर में क्योंकि अफजाल अंसारी वहां पर खड़े हुए हैं तो एक कड़ी टक्कर देखने को मिली और लगभग 2 दिन अगर पीछे जाएं तो हमने एक बड़ी बयानबाजी भी एक दूसरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से लेकर अफजाल अंसारी के बीच देखी। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आपके आसपास युवा भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करिए, उनसे ये समझिए कि क्या वो मुद्दे हैं जो उन्हें वोट करने के लिए जब वो जा रहे हैं उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सोचकर वोटिंग करने के लिए आगे बढ़े और क्या सोचकर वो वोट किए। आपने वोटिंग की, आपका नाम क्या है, किस मुद्दे पे आपने वोट किया? मेरा नाम रोहित सिंह पड़ेगा, मैंने विकास के नाम पे वोट किया है।
अगर मैं आपसे जानूं, आप लोगों ने वोट किया, गाजीपुर जिले की बात करें तो सबसे चर्चित सीट है। अफजाल अंसारी यहाँ पे थे, पारसनाथ राय थे। विकास के मुद्दे पे आप लोगों ने वोट किए, किससे वोट किए? देखिए यहाँ पे अभी 2019 के बाद यहाँ पे सांसद रहे अफजाल अंसारी, अपने 5 साल पूरे कचहरी दौड़ते रहे, अन्य जनपदों में जाके अपनी जमानत कहीं कोर्ट के कचहरी दौड़ते रहे। गाजीपुर जनपद में विकास शून्य जिसे कहते हैं, शून्य के बराबर। आपने वोट किसे किया? मैं वोट भाजपा को किया है और पारसनाथ राय जी को किया है। अगर मैं बात करूं शिवम, तो गाजीपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद अफजाल अंसारी का ये पहला चुनाव है। अगर मैं कहूं कि इससे पहले अगर अफजाल अंसारी की बात होती है, जब बसपा से उनका गठबंधन था तो भारी बहुमत से वो चुनाव जीते थे। लेकिन शिवम, अगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि गाजीपुर जिला पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है और यहाँ से मनोज सिन्हा के सबसे खास कहे जाते हैं पारस राय जब यहाँ पे चुनाव लड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा गाजीपुर जिले में चंद दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, रोड शो हुआ यहाँ पर। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने एक भारी जनसभा की थी जमानिया में, बुलडोजर बाबा का यहाँ पे एक कार्यक्रम था, बहुत सारी बातें हुई। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी को आतंकवादी तक कहा था यहाँ पर पारसनाथ राय ने, तो एक बड़ा कुनबा है, क्या बीजेपी उसमें सेध लगा पाएगी? लेकिन सीधा मुकाबला है। अगर मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े सूरमा यहाँ पर आए, लेकिन गाजीपुर जिले की बात करें तो कौन ताज पहनेगा इसका फैसला 4 तारीख को होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पूरी तरीके से घमासान जारी है। सीधा मुकाबला अगर मैं गाजीपुर जिले की आपसे बात करूं तो पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी के बीच में है। जी शिवम जी। सुशील, मैं आपके पास आऊंगा। बलजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, मुफ्त बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, और वो सारी चीजें वो लगातार मुख्यमंत्री भगवंत मान के भाषणों में उसकी एक झलक भी दिखी। क्या ये जिस तरीके से दिल्ली में मुफ्त वाला जो एक टारगेट था वोटर को टारगेट करने का, वो पंजाब में होता हुआ दिखा? क्या भगवंत मान एक बार फिर से जिस तरीके से वो बातें करते हैं, जिस तरीके से वो भाषण दे रहे थे कि 13 सीटों पर उनका कब्जा जमेगा, क्या वो होता हुआ दिखाई दे रहा है जमीन पर? जैसे भगवंत मान की तरफ से जो 300 मीटर जो मिनट इनको फ्री दी जा रही है, बिजली दी जा रही है, लेकिन वही बात करें, लेकिन जब यंग की बात करें, लेकिन कहती है सरकार बस ये वादे पूरे करती है, तो जो वादे करती है वो पूरे नहीं होते, क्योंकि लोग सरकारों का कहना, जो जनता का कहना है कि हमारे को सिर्फ मंगता बना रहे, क्योंकि हमें मोहताज करे। बात करिए रोजगार की, रोजगार जो पंजाब सरकार वालों फ्लैक्स होल्डिंग बोर्ड लगाए हुए थे कि हमने इसलिए नौकरी ली, अगर जमीनी स्तर पर देखे तो किसी को नौकरी मिल नहीं ली, क्योंकि मुलाजम है जो कच्चे मुलाजम है जो भी है, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पक्के करो। लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो कागजे पर लिखा हुआ है, अभी तक जो पंजाब सरकार की तरफ से वादे पूरे नहीं हुए। बात करिए जो 1000 से पहले उसका सत्ता में आने से पहले भगवंत मान से ही हुई थी, लेकिन वो 1000 पे नहीं मिले। अभी उन्होंने नया फंडा लगा कि जनता को हम 1100 रुपया देंगे, लेकिन वो गांव पे जब वो प्रचार करने जाते थे, महिला उनको रोकते थे, कहते थे हमारे को 2 साल के 26,000 रुपये हमारे अकाउंट पे डालो, हम आपको वोट डालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों तरफ से जो इलेक्शन के टाइम या चोन जनता के टाइम में तो ये वादे करे जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे पूरे नहीं दिखाई देते हैं। बलजीत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, सब लोग पंजाब पहुंचे और इसके बाद चुनावी रैली को संबोधित किया, और ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन क्या कांग्रेस का जो वोटर है, जो अभी जो कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वो आम आदमी पार्टी क्योंकि दिल्ली में एक साथ है लेकिन पंजाब में नहीं है, क्या वोटर के अंदर वो कंफ्यूजन आपको दिखाई दिया? और वोटर के मन में क्या है, वो वोट देने से पहले क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या है? क्या वो अरविंद केजरीवाल या एक तरीके से कहें मुख्यमंत्री भगवंत मान को देख रहा है, या वो सेंटर की तरफ आए तो नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है? लेकिन यही हम आज की बात करें, जो हमने जो यंग से बात की थी, उनका यही कहता है कि अगर केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार भी पंजाब में भी वही सरकार बननी चाहिए। लेकिन अगर पंजाब में दूसरी कोई बन जाती है, केंद्र में दूसरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर सोतेला व्यवहार किया जाता है। लेकिन बात करें तो यंग की, तो यंग जो ग्रुप है, यंग ने यही कहा कि हम सोच समझकर वोट डालेंगे, जिसको भी वोट डालेंगे वो सोच समझकर डालेंगे। उनको अगर सूझवान चाहिए तो उम्मीदवार हो चाहिए जो कि वो जीत के आता तो उनके हर मांगे पूरी करता है। ठीक है बलजीत, मैं आपके पास आऊंगा। कमलेश, मैं
आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अब कुछ ही समय बचा है जब वोटिंग प्रक्रिया बंद हो जाएगी, अभी मतदान कैसा चल रहा है वहां पर? क्या अभी भी वोटिंग उस तरीके से चल रही है जिस तरीके से सुबह से चल रही थी? 9 मिनट बस से हमारे पास बचे हुए, इसके बाद 9 मिनट के बाद जो यहाँ के जो पोलिंग बूथ है वहाँ के बक्से बंद हो जाएंगे। जो यहाँ की बटन दबाने वाली मशीन है उसको यहाँ से रवानगी कर दी जाएगी। वहीं अब इक्के दुक्के लोग जो है एकदम पिछड़े वो दौड़ते हुए अपनी बारी का जो है जो किसी काम में व्यस्त थे वो लोग आके एक एक करके मतदान दिए जा रहे हैं। पर जो है कि एकदम भीड़ एकदम बिल्कुल कम है, कोई भीड़ यहाँ पर नहीं लगी हुई है, एक एक करके दे आ रहे हैं। लेकिन 6 बजे के बाद एकदम जब पोलिंग बंद हो जाएगा तो बिल्कुल कोई नहीं आएगा, सब अपने घर ही जाएंगे और यहाँ के जितने स्टाफ हैं सब लोग पहुंच जाएंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पर मशीन को जमा करेंगे। तो कमलेश, मिर्जापुर ओवरऑल अगर हम बात कर लें मिर्जापुर सीट की, तो वोटिंग परसेंटेज आंकड़े को देखकर क्या ये आंकड़े उतने हैं जितने जिस हिसाब से होने चाहिए थे, या आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती थी? अभी हालांकि फाइनल वोटिंग परसेंटेज नहीं आया है, लेकिन क्या वोटर उस हिसाब से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में जिस हिसाब से लेना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो 2014 में 2019 में जो लहर थी उस तरह का बिल्कुल इस समय बिल्कुल नहीं हुआ है कि 58 या 52% के आसपास में सिर्फ मतदान मिर्जापुर से हो पाए हैं। लेकिन हमें लग रहा है कि 52 भी नहीं पहुंच सकेगा, 50 तक ही सीमित रह पाएगा। लेकिन अभी आंकड़ा प्रशासनिक दौर से हमारे पास जो लिस्ट जारी किए जाएंगे उसमें 1 घंटे यानी कि 7 बजे के बाद लिस्ट जो आएगी उसमें फाइनली ये दर्शाया जाएगा कि जो कि मिर्जापुर के अंदर कितने % यहाँ से वोटिंग हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि वही 2014 में जिस तरह से लोग घर के बाहर घटना मुक्ति करते हुए भी लोग आके मतदान दे रहे थे, लेकिन इस तरह का माहौल मिर्जापुर के अंदर बिल्कुल नहीं देखा गया। थोड़ी देर पर ही लोग 5 लोग 4 लोग 2 लोग इस तरह से आके मतदान कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मतदान की स्थिति बढ़ती गई, एक साथ जो लोग लाइन लगा के आ रहे थे वो लोग बिल्कुल देखने को नहीं मिला है। ठीक है, कमलेश मैं आपके पास आऊंगा, सुशील आपके पास आना चाहूंगा। अभी तक गाजीपुर अगर 3 बजे के आंकड़े देखें तो लगभग 45% के आसपास वोटिंग हुई है, तो क्या ये वोटिंग परसेंटेज पर्याप्त है एक अच्छी एक हेल्दी सीट माने जाने के लिए? सुन पा रहे हैं आप मुझे सुशील? ठीक है, तो सुशील मैं आपके पास फिर आऊंगा, अभी ठीक करवा रहा हूं। बलजीत मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से 3 बजे के आंकड़े देखा जाए तो पंजाब के ये आंकड़े देखकर आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या पंजाब में जिस हिसाब से बढ़ चढ़कर वोटिंग की बात कही जा रही थी वैसी वोटिंग हुई है, एक हेल्दी वोटिंग हुई है? इससे ये अनुमान क्या लगाया जा सकता है कि ये चुनाव किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? वोटिंग परसेंटेज देख के क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? की बात करें, प्रशासन की तरफ से नौजवानों को या वोटरों को अपील की गई थी कि वो घर से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर वोट दें। लेकिन जब जो गर्मी के कारण कई वोटर जो कि या वोटर यूनियन में दे आ नहीं सके, वोट को अपनी वोट का भुगतान नहीं कर सकते। लेकिन बात करें कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो बात करें आज जो तपती गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अभी बात करिए मौसम विभाग की तो अभी मौसम ने थोड़ी करवट बदली है। अभी जो थोड़ी बूंदाबांदी बारिश हुई है, लेकिन कोई भी लेकिन कि चंद मिनट रह गए जो कि 5-10 मिनट रह गए जो कि 6 बजे के लगभग जो कि वोट बंद हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना देखा कि जैसे प्रशासन की उम्मीद थी कि 70, 80, 90 के बीच में होगी, लेकिन वो सम हो ही नहीं सकी जो 55-60 के बीच में जो कि पंजाब में जो कि वोट सिमट के रह गई। ठीक है बलजीत मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जुड़ गए सुभाष पांडे सोनभद्र से, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुभाष, रॉबर्ट्सगंज में सोनभद्र में माफ करिएगा, क्या कुछ चुनाव का माहौल रहा पूरा दिन गर्मी की वजह से या और किन्हीं कारणों की वजह से? वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा? क्या कुछ चुनावी माहौल रहा पूरे दिन का? आपको बता दें कि सोनभद्र में सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मतदाता भारी संख्या में निकले थे मतदान केंद्रों पर और बढ़ चढ़ करके मतदान किया था। लेकिन दोपहर सुबह 10 बजे के बाद जैसे ही तेज धूप चढ़ती गई और उसी हिसाब से मतदाता भी कम होते गए, दोपहर आते आते पोलिंग बूथों पर जो है मतदाताओं की संख्या एकदम घट गई। तो कहीं न कहीं घटी हुई संख्या दोपहर 3 बजे तक चलती रही है और दोपहर 3 बजे के बाद फिर मतदाताओं की संख्या पोलिंग बूथ पर बढ़ी है
और लगातार मतदान चल रहा है। और वहीं अगर दो विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सोनभद्र में रामगढ़ और दुधनी, तो ये कहीं न कहीं नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक मतदान कराया गया है। इसके बाद मतदान ठीक है। सुभाष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बलजीत आपका भी, सुशील आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और चुनाव की हर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए अभी इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।